नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की कहानी है न्याय तो होना ही था। सुबह सुबह देवंती जी अपने पति सुरेश जी के लिए चाय लेकर कमरे में गई, लेकिन उन्हें पलंग पर ना पाकर बुदबुदा उठी कि सिर्फ काम ही काम, ना अपने स्वास्थ्य की चिंता ना ही घर की। सुबह से ही अपने ऑफिस का काम लेकर स्टडी रूम में जाकर बैठ गए हैं। बड़बड़ाते हुए देवंती जी चाय का कप लेकर स्टडी रूम में गई, लेकिन जाकर देखा तो दरवाज़ा अंदर से बंद था। तो मन में एक शंका हुई कि सुरेश तो कभी दरवाज़ा बंद नहीं करते, आज बंद क्यों कर लिया। धड़कते दिल से देवंती जी ने दरवाज़ा खटखटाया। ना खुलने पर डर के अभाव से देवंती जी ज़ोर ज़ोर से आवाज़ लगाते हुए दरवाज़ा खटखटाने लगी। अपनी माँ का शोर सुनकर उनकी बेटी प्राची भी आ गई। क्या बात है माँ, दरवाज़ा क्यों खटखटा रही हो? प्राची ने पूछा तो देवंती जी ने रुआंसे स्वर में कहा, देखना बेटा, इतनी देर से दरवाज़ा खटखटा रही हूँ, पर तेरे पापा ना तो दरवाज़ा खोल रहे और ना ही कोई प्रतिक्रिया व्यक्त कर रहे। अपनी माँ की बात सुनकर प्राची भी घबरा गई और वह भी ज़ोर ज़ोर से आवाज़ लगाते हुए दरवाजे को पीटने लगी। पर फिर भी दरवाज़ा न खुलने पर वह दौड़कर पड़ोसी अंकल शर्मा जी के घर गई और उसे सारी बात बताई। तो उसकी परेशानी और बदहवास से हालत देखकर शर्मा जी तुरंत ही उनके घर आ गए। उनके प्रयत्न से दरवाज़ा खुल गया। वह सब बदहवासी में अंदर घुसे तो देखा सुरेश जी टेबल पर सर रखे बैठे हैं, आंखें बंद है और मुंह से झाग निकल रहा है। उसकी स्थिति देखकर उनकी बेटी प्राची पापा पापा बोलकर उन्हें झकझोरने लगी। देवंती जी टेबल पर रखे पानी का गिलास और नींद की गोलियों की खाली कागज देखकर डर के अभाव से कांपने लगे। तभी उसकी नज़र वहां रखे एक पेपर पर गई तो कांपते हाथों से देवंती जी ने पेपर उठाया। पहला नोट पुलिस के नाम था, मैं आत्महत्या कर रहा हूँ, अतः व्यर्थ में ही किसी को परेशान ना किया जाए। दूसरा पत्र उनकी बेटी प्राची के नाम था, इस अभागा पिता को हो सके तो माफ़ कर देना बेटी। तीसरा पत्र था उनकी पत्नी देवंती के नाम, जीवन को रंगीन बनाने के लिए पैसा चाहिए, जो एक नौकरी पेशा इंसान की मामूली वेतन से आज संभव है, और नाजायज़ तरीके से पैसा कमाना मेरे सिद्धांत में नहीं है। अब मेरे शव के द्वारा, मेरे पीएफ, ग्रेजुएट और इंश्योरेंस के द्वारा तुम्हें काफ़ी पैसे मिल जाएंगे। तुम जिंदगी भर ऐश करोगे और हो सके तो इन पैसों में से कुछ पैसे बचाकर हमारी बेटी प्राची के हाथ पीले कर देना। अब तुम अपने जीवन यापन के लिए स्वतंत्र हो। माँ, तुम ही हमेशा पैसों के लिए पापा से झगड़ा करते थे, तुम्हारी वजह से आज मुझे अनाथ होना पड़ा। तुम ही मेरे पापा की मृत्यु का कारण हो। कहते हुए प्राची जोर जोर से रोने लगी। हाँ बेटी, तुम ठीक कह रही हो। कहते कहते देवंती जी कटी पतंग की तरह वहीं गिर पड़ी। फिर बुदबुदाते स्वर में बोली, तुमने क्या किया सुरेश? इतनी भयानक सज़ा क्यों दी मुझे? यह सच है कि मैं हमेशा तुम्हारे आदर्श की अवहेलना की, यहाँ तक कि अपनी इच्छाओं को पूरा न कर पाने के कारण तुम्हें अपमानित भी बहुत किया, पर तुमने तो मुझे कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा। देवंती जी बोलते जा रही थी। भाभी, प्राची, बेटा संभालो अपने आप को। सुरेश अभी जिंदा है, इसे जल्दी से अस्पताल ले जाना होगा। शर्मा जी ने सुरेश की नब्ज देखते हुए कहा। क्या? दोनों माँ बेटी ने चौंकते हुए एक साथ पूछा। हाँ बेटी, रो मत, मैं अभी गाड़ी निकालता हूँ, भगवान ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा। शर्मा जी, मैं गाड़ी निकाली और सुरेश जी को गाड़ी में बिठाया और अपने ही एक रिश्तेदार डॉक्टर के नर्सिंग होम में एडमिट करवा दिया, क्योंकि अगर वह ऐसा नहीं करते तो सुरेश के विरुद्ध आत्महत्या का केस पुलिस दर्ज कर सकती थी। शर्मा जी सुरेश की मनस्थिति से परिचित थे। उनके परिवार से उनके घनिष्ठ संबंध था। वह नहीं चाहते थे कि सुरेश के इस रिएक्शन से तथा उसके परिवार के लोग संकट में आए। लड़ाई झगड़ा किस परिवार में नहीं होता,
पर इसका मतलब यह तो नहीं कि जीवन का अंत ही कर लिया जाए। सुरेश को आईसीयू में भर्ती देकर जहां प्राची को अपनी माँ गलत लग रही थी, वहीं देवंती के दिल में हलचल मची हुई थी। वह कहाँ गलत थी? क्या उसकी चाहत गलत थी? वह अपने अतीत के गलियारों में भटकने लगी। वह एक अमीर माता पिता की नकचढ़ी बेटी थी। बचपन से दुख और अभाव का उसका सामना ही नहीं हुआ था। ग्रेजुएशन करते करते कॉलेज के वार्षिक समारोह की तैयारी के समय देवंती का परिचय सुरेश से हो गया। यह छोटा सा परिचय ना जाने कब प्यार में बदल गया, उन्हें पता ही ना चला। सुरेश एक सामान्य परिवार से था। उसके पिता प्राइवेट स्कूल में टीचर थे, पर पोस्ट ग्रेजुएट करते ही सुरेश अपनी मेहनत के बल पर स्टेट सिविल सर्विस में उसका चयन हो गया। सुरेश की नौकरी लगते ही जब देवंती ने अपने माता पिता को अपने प्यार के बारे में बताया, तो पहले तो वह सुरेश का साधारण सा परिवार देखकर थोड़े झिड़के, लेकिन देवंती की जिद और सुरेश के सुनहरे भविष्य को देखते हुए उन्होंने सहमति दे दी। सुरेश ने शादी से पहले ही देवंती के पिताजी से कह दिया था कि वह विवाह के समय को कोई उपहार ग्रहण नहीं करेगा। सुरेश के आग्रह को सुनकर उसके माता पिता को आश्चर्य हुआ था और देवंती भी थोड़ा परेशान तो हुई थी, पर उस समय उस पर प्यार का नशा ऐसा चढ़ा था कि वह सुरेश की हर बात मानती गई। शादी के बाद जैसे जैसे दिन बीतते गए, वैसे वैसे देवंती को सुरेश में कमियां नज़र आने लगी। जहां वह भौतिक वस्तुओं की शौकीन थी, वहीं सुरेश किताबी कीड़ा था। शाम को ऑफिस से आते ही वह जहां घूमने जाना चाहती थी, वहीं सुरेश अपना कुछ समय किताबों के साथ बिताना चाहता था। धीरे धीरे अकेलेपन के आस के साथ उसे सुख सुविधाओं की कमी महसूस होने लगी। शादी के 10 महीने बाद देवंती का जन्मदिन आया। हैप्पी बर्थडे टू यू, प्यार भरे शब्दों में कहते हुए सुरेश ने कमरे में प्रवेश किया और उसके हाथ में उपहार पकड़ा दिया, तो देवंती भी खुशी से चहक उठी। क्या लाए हो इसमें? देवंती ने पूछा, तो सुरेश बोला, तुम खुद ही खोल कर देख लो। तुम्हारे जन्मदिन पर मेरी ओर से छोटा सा गिफ्ट। तो देवंती ने उपहार खोल कर देखा और पैकेट में पुस्तक देखते ही मुंह बना लिया। यही उपहार मिला आपको मुझे देने के लिए? तो सुरेश बोला, देवंती, इस पुस्तक को पढ़ कर तो देखो, बहुत ही ज्ञानवर्धक एवं रोचक है। जवाहरलाल नेहरू की पुस्तक डिस्कवरी ऑफ इंडिया। सुरेश की बात सुनकर देवंती फिरते हुए बोली, यह क्यों नहीं कहते कि मेरे जन्मदिन पर इससे ज़्यादा खर्चा करने की तुम्हारी हैसियत नहीं है। यह क्या कह रही हो देवंती? मैं ठीक कह रही हूँ सुरेश। पड़ोसी शर्मा भी तो आपके ही स्तर के पदाधिकारी हैं, किंतु हमारे और उनके पद के स्तर में इतना अंतर क्यों है? उनकी पत्नी घर में भी 5,000 से कम की ड्रेस नहीं पहनती है, और आप आज मेरे जन्मदिन पर भी बस यह किताब उठा लाएं। देवंती ने आक्रोश भरे स्वर में कहा। तो सुरेश बोला, देवंती, दूसरों के साथ कभी अपनी तुलना मत किया करो। वैसे भी इच्छाओं का कभी अंत नहीं होता। एक इच्छा पूरी होते ही दूसरी पैदा हो जाती है। जितनी चादर हो उतना ही पैर फैलाना चाहिए। फिर हम कितने लोगों से अच्छी जीवन व्यतीत कर रहे हैं। आज भी ऐसे करोड़ों लोग हैं जिन्हें 2 वक्त की रोटी भी नसीब नहीं होती है। ऊपर देखने की अपेक्षा अगर नीचे देखोगी तो ज़्यादा सुख और संतोष पाओगी। मुझे पुस्तकों से अच्छा और कोई उपहार नहीं लगता, क्योंकि पुस्तक हमारे मानसिक सौंदर्य की विकास करती है। अगर तुम्हें मेरा उपहार पसंद नहीं आया तो कोई बात नहीं, क्रोध थूको और तैयार हो जाओ। अपनी मनपसंद ड्रेस या जो चाहे खरीद लेना। और हाँ, आज बाहर खाना खाकर ही आएंगे, शांत स्वर में सुरेश ने कहा। तो देवंती बोली, इतनी बड़ी बड़ी बातें करने अब रहने दो। थोड़े उपदेशों
के सहारे जीवन व्यतीत नहीं किया जा सकता। हमेशा महत्वाकांक्षी होना चाहिए। अगर हम ऊपर नहीं देखेंगे तो आगे कैसे बढ़ेंगे। आज केवल हम दोनों हैं। मैं अपनी इच्छाओं को दबा सकती हूँ, किंतु कल जब हम 2 से 3 होंगे तब बच्चों की इच्छाओं का दफन होते मैं नहीं देख पाऊँगी। तुम्हें अपने आमदनी बढ़ाने का प्रयास करना होगा, चाहे जैसे भी हो। मुझे अपनी सुख सुविधाओं की पूर्ति के लिए पैसा चाहिए। इतना कहकर देवंती दनदनाते हुए चाय बनाने रसोई घर में चली गई और जब चाय नाश्ता लेकर आई तो कमरे में सुरेश को ना पाकर समझ गई कि वह क्रोधित होकर कहीं चले गए हैं। ना चाहते हुए भी देवंती जब तक उसके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचा देती थी। सुरेश ने उसे अपनी शादी से पहले ही अपने विचारों से अवगत करा दिया था। उसने भी तो सब देख समझ कर ही उसे अपनाया था। फिर यह गिला शिकवा क्यों? आत्मग्लानि से पीड़ित देवंती मन ही मन स्वयं को दोष दे रही थी कि तभी बाहर कार की रुकने की आवाज़ सुनाई दी। सामने मम्मी पापा को देख पल भर पहले का विषाद हर्ष में बदल गया। हैप्पी बर्थडे बेटा, मम्मी ने उसे गले से लगाते हुए कहा। थैंक यू मम्मी, थैंक यू पापा, कितना ख्याल रखते हैं आप मेरा। क्यों बेटा, सुरेश नहीं आया अभी तक? 7 बजने को आए हैं। घड़ी की तरफ देखते हुए देवंती के पापा ने कहा। तो देवंती आक्रोश भरे स्वर में बोली, नहीं पापा, उन्हें तो हमेशा काम की ही पड़ी रहती है। अन्य बातों से उन्हें कोई मतलब नहीं है। बेटी का गुस्सा देखकर पापा ने कहा, कोई बात नहीं बेटी, कोई काम आ गया होगा। अब जल्दी से तैयार हो जाओ, सुरेश भी आता ही होगा। तुम्हारे लिए कुछ उपहार दिलवा कर आज बाहर ही कहीं खाना खाएंगे। तो देवंती जल्दी से तैयार होने कमरे में चली गई। 8 बजने को आ गए, लेकिन सुरेश तो अभी तक नहीं आया। इंतज़ार करते रहे तो थोड़ी देर बाद बाजार भी बंद हो जाएगा। देवंती की माँ ने कहा, पर माँ, उनके बिना वह कहती भी तो कैसे कहती कि वह आ तो जल्दी गया था पर नाराज़ होकर चला गया। ऐसा कर बेटा, ताला लगाकर चाबी पड़ोस में दे दे। चल, उसे चुप देखकर थोड़ा रुक कर मम्मी ने कहा। तो पापा बोले, लेकिन यह तो उचित नहीं होगा। वह बेचारा ऑफिस से थका हारा आएगा और घर में ताला लगा देकर परेशान हो जाएगा। आप कैसी बातें कर रहे हो जी? तो क्या अब हम उसकी वजह से अपनी बेटी को अच्छे ट्रीट भी ना दें? आज तो उसे जल्दी आना ही चाहिए था, मम्मी ने पापा की बात को काटते हुए कहा। तो देवंती ने भी मम्मी की हाँ में हाँ मिला दी। बेटी की स्वीकृति पाकर उसके पापा भी विरोध ना कर सके। सिर्फ इतना ही बोले कि चाबी के साथ एक नोट भी पड़ोस में दे दो कि हम 5 स्टार रेस्टोरेंट खाना खाएंगे, वह भी वहाँ आ जाए। तो देवंती भी घर की चाबी और एक नोट देकर अपने मम्मी पापा के साथ रेस्टोरेंट में चली गई। सुरेश रात को जब लौटा तो ताला लगा देखकर समझ नहीं पा रहा था कि क्या करें। तभी पड़ोसी शर्मा जी की बेटी उसे चाबी देते हुए बोली, अंकल, आंटी अपने मम्मी पापा के साथ कहीं गई हैं और यह चिट्ठी आपको देने के लिए कहकर गई हैं। तो सुरेश ने चाबी लेकर ताला खोला और अंदर जाकर पत्र पढ़कर देखा तो वह बौखला गया। रेस्टोरेंट में इंतज़ार करेंगे, जब घर में इंतज़ार नहीं कर सके तो बाहर क्या करेंगे? सब दिखावा है, ढोंग है। जिसके लिए पैसा ही सब कुछ हो, वह किसी की मान मर्यादा की परवाह क्यों करेगा? मन ही मन सुरेश बुदबुदाया और फिर अपने कमरे में जाकर सो गया। लेकिन तिरस्कार और अवहेलना के कारण उसे नींद भी नहीं आ रही थी। करीब 11 बजे घंटी बजी। दरवाज़ा खोला तो देवंती अपने मम्मी के साथ दरवाजे पर खड़ी थी और उसके पापा गाड़ी से कोई सामान उतरवा रहे थे। बेटा, हमने बहुत देर तुम्हारा इंतज़ार किया। ऐसा क्या काम आ गया था कि तुम देवंती के जन्मदिन पर भी समय से घर नहीं आ पाए? तुमने खाना खाया या नहीं? मम्मी ने अपनत्व दिखाते हुए पूछा।
तभी देवंती के पापा भी आ गए और बोले, माफ़ करना बेटा, तुम्हारी अनुपस्थिति में हम देवंती को लेकर चले गए, किंतु तुम्हारे ना रहने से किसी को भी अच्छा नहीं लग रहा था। हम सभी ने तुम्हें बहुत मिस किया। हमारी ओर से देवंती के जन्मदिन पर मामूली सा उपहार है। अच्छा, अब हम चलते हैं, काफ़ी रात हो गई है, अब तुम लोग भी आराम करो। इतना कहकर वह दोनों चले गए तो देवंती ने खुशी से चहकते हुए कहा, लगता है तुम्हारा क्रोध अभी शांत नहीं हुआ है, लेकिन यह देखो, मम्मी पापा ने कलर टीवी और म्यूजिक सिस्टम उपहार में दिया है। देवंती, तुम्हें इतनी कीमती उपहार नहीं लेने चाहिए थे। अब तुम्हारा विवाह हो गया है, क्यों नहीं लेने चाहिए? मैं उनकी पुत्री हूँ, उन्हें देने का अधिकार है और मुझे लेने का भी। और वैसे भी तुम तो इतने महंगे उपहार दिलवा नहीं सकते हो। यह सुनकर सुरेश कुछ नहीं बोला और गुस्से से अपने कमरे में जाकर लेट गया। तो देवंती ने भी उसे मनाने की कोशिश नहीं की। समय अपनी रफ्तार से चलता रहा। इसी बीच उनके प्रेम की डोर को मजबूत बनाने आ पहुंची उनकी प्यारी बिटिया प्राची। प्राची की मधुर मुस्कान ही उनके जीवन में मिठास पैदा करती थी। आपसी क्लेश छोड़ अब वह बेटी में ही अपना सुख चैन ढूंढने लगे थे। जैसे जैसे वह बढ़ रही थी, देवंती को उनके दाखिले की चिंता सताने लगी। हम अपनी प्राची को बोर्डिंग स्कूल में पढ़ाएंगे, एक दिन देवंती ने सुरेश से कहा। तो सुरेश बोला, क्यों, यहाँ क्या स्कूल खराब है? मैं भी तो ऐसे ही स्कूल में पढ़ा था। वह मुझे नहीं पता। आपके पिताजी के पास पैसे नहीं होंगे, पर हमारी एक ही बेटी है और मैं उसे अच्छे स्कूल में ही शिक्षा दिलवाऊंगी। देवंती, मेरे पिताजी के पास भी ज़्यादा पैसा नहीं था और ना ही मेरे पास है। कान खोलकर सुन लो, मैं इतना खर्चा वहन नहीं कर सकता। मैं इतना पैसा कहाँ से लाऊं? चोरी करूं या डाका डालूं? बोलो, क्या करूं? जहाँ तक व्यवधान का प्रश्न है, मेरे जैसे और अधिकारी भी हैं जिनके बच्चे बाहर नहीं, उनके साथ रह कर ही पढ़ाई कर रहे हैं। अनायास ही सुरेश का स्वर तेज हो गया। तो देवंती बोली, मैं कुछ नहीं जानती। मैं अपनी बेटी को अच्छी से अच्छी शिक्षा देना चाहती हूँ। अब मुझे नहीं पता तुम इतने पैसे कहाँ से लेकर आओगे। देवंती, प्रत्येक इंसान के अपने कुछ सिद्धांत होते हैं और उन पर चलना वह अपना कर्तव्य समझता है। मेरा भी सिर्फ एक आदर्श है, मेहनत और ईमानदारी की कमाई, उसी में जीवन का सुख निहित है। बच्चों की उचित परवरिश अगर सिर्फ पैसों से ही की जा सकती है तो यह तुम्हारा भ्रम है। यदि तुम आकलन करो तो पाओगे कि पैसे वालों के बच्चे अक्सर बिगड़ते ही हैं, क्योंकि वह सोचते हैं कि उनकी प्रत्येक इच्छाएं पैसों से पूरी हो जाएगी और वह परिश्रम से जी चुराने लगते हैं और अंत में असफल सिद्ध होते हैं। इसीलिए तुम समझने की कोशिश करो देवंती, जीवन को सुखी और समृद्ध बनाने के लिए पैसा उतना आवश्यक नहीं है जितना कि संस्कार, जो बच्चों को अपने माता पिता से प्राप्त होते हैं। सुरेश की बात सुनकर देवंती ने खींचते हुए कहा, मैं आपका समान दार्शनिक नहीं हूँ, एक सामान्य नारी हूँ। आपका जीवन दर्शन समझ पाने में असमर्थ हूँ। आज के भौतिकवादी युग में पैसा ही सब कुछ है, मैं बस इतना ही जानती हूँ। देवंती, तुम्हें कैसे समझाऊं? दुनिया में पैसा ही सब कुछ नहीं है, आदमी की अपनी इज्जत भी होती है। काश को तुम मुझे समझ पाती तो मैं आज स्वयं को इतना अकेला और असहाय महसूस नहीं करता। सुरेश ने बुदबुदाते हुए कहा और सदा की तरह अपना सर पकड़कर बैठ गया। तभी उनकी नन्ही सी बेटी प्राची जाकर अपने छोटे छोटे हाथों से उसका सिर ऊपर उठाया और अपनी बाल सुलभ तोतली आवाज़ में बोली, पापा मुझे आइसक्रीम खाना है, प्लीज़ चलो ना। हाँ बेटी, क्यों नहीं, चलो अभी चलते हैं। कहते हुए सुरेश ने प्राची को अपने सीने से लगा लिया और मीठे स्वर में बोले, मेरे जीने की एकमात्र खुशी तो तू ही है मेरी बच्ची। यदि तू ना होती तो शायद मैं जी नहीं पाता।
कहते हुए सुरेश प्राची को गोद में उठाकर उसे बाहर ले गया। इसी सुख दुख के बीच जीवन के 20 साल बीत गए। समय के साथ प्राची ने पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिया और कॉलेज में पढ़ना प्रारंभ कर दिया। तो देवंती को उसका पढ़ना अच्छा नहीं लगा। वह चाहती थी कि प्राची सिविल सर्विस जैसे सम्मानजनक पैसे को अपनाए, जबकि प्राची पीएचडी कर शिक्षा के क्षेत्र में ही आगे बढ़ना चाहती थी। लेकिन देवंती की जिद के आगे प्राची की एक न चली और उसने सिविल सर्विस की तैयारी शुरू कर दी। अब बात आई प्राची के रिश्ते की। तो एक दिन जब लड़के वालों से बात करके सुरेश घर लौटा तो देवंती ने उसके सामने चाय रखते हुए पूछा, कहीं बात बनी क्या? बात क्या बनेगी? जहाँ भी जाओ यही पूछते हैं कि कितना लगा सकोगे। 30-35 लाख से कम की कोई बात ही नहीं करता, सुरेश ने कहा। तो देवंती बोली, मैं तुमसे इसीलिए कहती रहती थी, आज अगर हमारे पास पैसा होता तो हम अपनी बिटिया के लिए मनपसंद वर खरीद सकते थे। तुम्हारे ट्रांसफरेबल जॉब के कारण मैं नौकरी भी नहीं कर पाई। मैंने तो जैसे तैसे अपनी ज़िंदगी गुजार दी। बेटी को भी अब क्या ऐसे ही तिल तिल कर मरते देखेंगे? क्या उसकी झोली में थोड़ी सी भी खुशी नहीं डाल पाएंगे? देवंती, आज मैं सब कुछ सुनने को तैयार हूँ, किंतु क्या करूँ, मजबूर हूँ। अपनी आत्मा को तो नहीं कुचल सकता। मेरी सोच आज भी नहीं बदली है। आज भी मैं मानता हूँ कि सच्चाई पर कभी बुराई हावी नहीं हो सकती। देखना, हमारी प्राची के लिए भी एक न एक दिन योग्य वर मिल जाएगा। सुरेश की बात सुनकर देवंती जी ने कहा, जीवन को सुखमय बनाने के लिए व्यवहारिक बनना ही पड़ता है। बदलते जीवन के साथ स्वयं पर परिवर्तन लाना पड़ता है। मुझे तो तुम सदा लांछित करते आए हो, पर अब देखती हूँ अब क्या करोगे। तो सुरेश ने कहा, देवंती, सच्चाई और ईमानदारी का रास्ता दुर्गम आवश्यक है, पर इतना भी नहीं कि उस पर चला ना जाए। कम से कम मन में इतना संतोष तो रहेगा कि हमने कभी गलत काम नहीं किया। आज भी मेरा अटल विश्वास है कि जीत अंत में सच्चाई की होती है। तो देवंती ने चिढ़ते हुए कहा, हाँ, यह बड़ी बड़ी बातें करने से कुछ नहीं होगा। मेरी ज़िंदगी तो तुमने नरक बना कर रख दी है और बेटी की ज़िंदगी भी नरक बनाने में तुले हुए हो। देवंती जी ज़ोर ज़ोर से बोलते जा रही थी। तो प्राची ने दोनों को चुप कराया। प्लीज़ मम्मी पापा, आप लोग मेरे लिए झगड़ा मत करो। मुझे अभी शादी नहीं करनी। मेरी मंजिल शादी नहीं, मेरा कैरियर है। तो दोनों चुप हो गए। पर अगले ही दिन यह घटना सच हो गई। सहन शक्ति की भी एक सीमा होती है। चाहे तो सीमा आज समाप्त हो गई थी, वरना एक आदर्शवादी और अपने सिद्धांतों के पक्के सुरेश ऐसा कदम कभी ना उठाते। सोच कर ही देवंती पश्चाताप की अग्नि में जल रही थी। आंखों से आंसुओं की अविरल धारा बह रही थी और मन ही मन कह रही थी, मुझे माफ़ कर दो सुरेश, बस एक मौका और दे दो। इस बार तुम्हें निराश नहीं करूँगी। तभी प्राची वहाँ रोते हुए आई और बोली, माँ पापा इस दुनिया में नहीं रहे, वह हमें छोड़कर चले गए और यह सब आपकी वजह से हुआ है। माँ, मैं आपको कभी माफ़ नहीं करूँगी। आपकी वजह से आज मेरे पास पापा नहीं है। कहते हुए प्राची ज़ोर ज़ोर से रो पड़ी। यह तुम क्या बोल रही हो बेटी? ऐसा नहीं हो सकता। तेरे पापा हमें छोड़कर नहीं जा सकते। कहते हुए देवंती दौड़कर अंदर गई। देवंती जी चिल्लाती जा रही थी। देवंती, आज सुरेश ने उसकी एक न सुनी और उसे छोड़कर हमेशा के लिए चला गया। शर्मा जी ने जैसे तैसे दोनों माँ बेटी को संभाला और उन्हें घर लेकर आ गए। शाम तक सुरेश का भी क्रियाक्रम कर दिया गया। दिन बीते गए। अब घर में देवंती और प्राची दोनों माँ बेटी रह गई थी। धीरे धीरे प्राची का गुस्सा भी अपनी माँ के प्रति शांत हो रहा था, क्योंकि दिन रात माँ को पछताते देख उसे गुस्सा भी आता और दया भी आता, लेकिन कुछ नहीं बोलती। समय अपनी रफ्तार से चलता रहा कि एक दिन प्राची का रिजल्ट आ गया।
एक बार लगाकर पूरे घर में खुशियाँ छा गई। लोग चारों तरफ से बधाई दे रहे थे। तो देवंती को लगा कि अब शायद सारी समस्याएं सुलझ जाएगी। लेकिन प्राची को खुश ना देखकर देवंती जी ने कहा, क्या हुआ बेटी, आज तो तुम्हें खुश होना चाहिए। नहीं माँ, मैं सिविल सेवा में जाकर पापा की तरह खाना बदोश की तरह जीवन व्यतीत नहीं करना चाहती। वैसे भी सर्विस में आजकल सभी भ्रष्ट एवं चापलूस हैं। जो थोड़े बहुत पापा की तरह ईमानदार हैं, उनको उनके अपने ही नहीं समझ पाए तो दूसरे कैसे समझेंगे। मैं तो अपनी कॉलेज की नौकरी से ही खुश हूँ और यही करना चाहूँगी। कम से कम यहाँ छल कपट से दूर रहते हुए अपने कार्य को पूरी ईमानदारी के साथ निभा तो पाऊँगी। आपके कहने पर मैं सिविल सर्विस सेवा के लिए परीक्षा तो दी थी और सफल होकर अपने श्रेष्ठता भी सिद्ध कर दी, पर अब मैं उसमें नहीं जाऊंगी। बेटी की बातें सुनकर देवंती जी अचानक सन्न रह गई। बाप तो बाप, बेटी भी उसकी कामनाओं पर खरी नहीं उतरी। आखिर क्या कमी रह गई थी उसकी परवरिश में, जो बेटी ने भी अपने निर्णय का जिम्मेदार उसे ही ठहरा दिया। आज देवंती जी पछतावे की आग में जल रही थी, लेकिन बेटी को कुछ नहीं बोल पाई। और प्राची भी पीएचडी कर कॉलेज में पढ़ना शुरू कर दिया। कुछ दिनों बाद प्राची को भी कॉलेज में अपने साथ पढ़ने वाले हमउम्र लड़कों से दोस्ती हो गई। जब उसने अपनी पसंद के बारे में देवंती जी को बताया तो देवंती जी ने कहा, लेकिन बेटी, मैंने भी मनपसंद की शादी करके पूरी ज़िंदगी दुख झेले हैं और वही काम तुम करने जा रही हो। तो प्राची ने अपनी माँ को समझाते हुए कहा, माँ, पापा भी आपको समझाते समझाते इस दुनिया से चले गए, लेकिन आपने उनकी एक न सुनी। आपकी सोच गलत है। आप पूरी ज़िंदगी पैसे के पीछे पड़ी रहीं, लेकिन पैसा ही सब कुछ नहीं होता। इंसान की अपनी इज्जत भी होती है। अपनी पसंद से शादी करना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन उस रिश्ते को समझना और निभाना दोनों पर निर्भर होता है। माना कि पापा सरकारी नौकरी में ना होकर एक सफल बिजनेसमैन होते, तब क्या आप दोनों के बीच कभी कोई समस्या ही नहीं आती? क्या आपकी मम्मी को आपके पापा से कभी शिकायत नहीं थी? क्या आपकी भाभी को आपके भैया से कोई शिकायत नहीं है? समस्या हर जगह है माँ। हर व्यक्ति के जीवन में समस्याएं हैं, लेकिन उन समस्याओं से निपटकर आगे बढ़ते जाना ही जीवन है। बेटी की बात सुनकर देवंती जी की आंखें भर आई तो प्राची ने देवंती जी के आंसू पोंछते हुए कहा, आप पछताने से कोई फ़ायदा नहीं है माँ, लेकिन आप यह मत सोचना कि आप अकेली रह जाओगी। मैं आपको कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी, हमेशा अपने साथ रखूंगी। कुछ दिनों में घर में शहनाई बज उठी थी। शादी समारोह के बीच अपनी बेटी दामाद को हंसते देख देवंती जी सोचने लगी कि शायद यही उसके जीवन का पहला सही निर्णय है। आज उसे अपने पति सुरेश जी के कहे हुए शब्द बार बार याद आ रहे थे कि सच्चाई पर कभी बुराई हावी नहीं हो सकती, हमेशा जीत सच्चाई की होती है। देखना, हमारी प्राची के लिए भी एक न एक दिन योग्य वर मिल ही जाएगा। हर अंधेरे के बाद उजाला जरूर आता है। सोचते हुए देवंती जी की आंखें भर आई कि मेरी ज़िंदगी में तो अपने ही कमी के कारण उजाला कभी नहीं आया, लेकिन भगवान मेरी बेटी की ज़िंदगी में हमेशा उजाला रखना। क्या हुआ माँ, आप रो रही हो? पीछे से प्राची ने आवाज़ लगाई तो देवंती जी ने अपने आंसू पोंछते हुए कहा, नहीं बेटी, रो नहीं रही। कल सुबह तुम चली जाओगी ना, बस इसीलिए आंखें भर आई। तो प्राची के भी आंखें भर आई। उसने कहा, नहीं माँ, तुम चिंता मत करो, मैं बहुत जल्द आपको अपने पास ले जाऊंगी। सुबह होते होते देवंती जी ने भारी मन से अपनी बेटी को विदा तो कर दिया, लेकिन फिर कमरे में जाकर खूब रोई। आज उसे अपनी गलती का बहुत पछतावा हो रहा था कि काश मैं उस दिन यह ना कहा होता, तो आज उसके पति जिंदा होते। आज उसे एहसास हुआ कि पैसा ही ज़िंदगी में सब कुछ नहीं होता, पति के बिना भी ज़िंदगी अधूरी है। आज पछतावे की आग में जल रही देवंती जी के पास काश के सिवा कुछ नहीं बचा था। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी
कमेंट करके ज़रूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी ज़रूर दबा लें। कहानी को पूरा देखने और सुनने के लिए दिल से धन्यवाद।